हेलो मेरे बटर कप्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आप लोगों का रमज़ान कैसा जा रहा है? आप लोगों को रोज़े कैसे लग रहे हैं? अब तो 13 रोज़े हो गए हैं। तो चलें हम अपना नावल पढ़ते हैं। निमरान लाइब्रेरी में दाखिल हुई तो ऐसे लगा जैसे उस पर किसी ने नज़र रखी हुई है। बार बार देखने पर कोई भी लाइब्रेरी में नज़र ना आया। वो अपनी मखसूस किताब उठाती अपनी मखसूस जगह पर बैठ गई और खोल कर पढ़ने लगी। अरे बीबी, आप इतने दिनों बाद आई हैं? एक बूढ़ा आदमी उसके पास खड़े होते हुए बोला। हाँ बाबा, घर के कुछ हालात ही ऐसे थे, घर से बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता। अब इस दुनिया से दिल भर गया तो बाहर घर से निकलने का मतलब। वो जख्मी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोली, बेटा ये दुनिया फानी है, फिर ये जान भी तो एक दिन जानी है। तो क्यों इस दुनिया के लिए खुद को छुपाती फिर रही हो? बाहर निकलो, घूमो, खुद की जिंदगी जियो। ये जिंदगी सिर्फ तुम्हारी है, एक बार चली जाए तो वापस नहीं आनी। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, काफी कमजोर हो गई। वह आदमी प्यार से निमरा के सर पर हाथ रखते बोला और बाहर चला गया। निमरा ने अपने सामने टेबल पर बैठे 3 लड़कों को देखा, जिनकी नजरें पहले निमरा के चेहरे पर थी, फिर सामने रखी किताब पर जो हाथ में उठाए हुए थे। निमरा ने गौर से किताबों को देखा तो वो किताबें उल्टी थी, यानी वो किताबें पढ़ने नहीं, वो निमरा पर नजर ही रखे हुए थे। निमरा के माथे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा था। निमरा पसीना साफ करती किताब उठाकर उठी और किताबें जगह पर रखी और बाहर की जानिब बढ़ने लगी। इससे पहले वो बाहर निकलती, उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और निमरा के माथे पर एक भारी चीज मारी। निमरा चकराते सर के साथ बाहर भागी। बाहर लोगों का रश ज्यादा होने के बायस उसे थोड़ा सुकून मिला था। माथे से मुसलसल खून बह रहा था। वो भागती भागती एक दुकान के सामने आ गिरी। पाँव में पहना खुस्सा वहीं उतर गया। हिम्मत करती उठी और आगे की जानिब भागने लगी। रेस्टोरेंट में नाजिश को इंतजार करने को कहा था। उसके आगे पहुंची थी कि पीछे से एक लोहे की रॉड उड़ती हुई आई और उसके सर में जा लगी और वो जमीन बोस हो गई। एक दिल खराश चीख गूंजी। सब लोगों की नजरें इस मासूम पर मरकूज हुई, जिसका जिस्म खून से लथपथ था। ब्राउन कलर का सूट अब बिल्कुल लाल हो चुका था। जगह जगह लगी मिट्टी के निशान वो जमीन पर गिरी थी। सामने रेस्टोरेंट से रहमान और नारिश बाहर आए तो सामने लोगों का हजूम था। वो उस हजूम को चीरते जब आगे बढ़े तो सामने पड़ी निमरा को देखकर उसकी जान हलकान हुई। निमरा, निमरा उठो, क्या हुआ है तुम्हें? क्या हुआ है उसको? वो आसपास खड़े लोगों से चीख कर पूछती। निमरा को अपनी बाहों में उठाए गाड़ी की जानिब भागी। रहमान ने रोड पर लगे कैमरे को देखा और नाजिश के पीछे ही बड़ा मोबाइल निकाल कर कान को लगाया और कुछ जरूरी बात करता गाड़ी चलाने लगा। देखो, तुम ऐसे नहीं कर सकती। क्या हुआ है तुम्हें? तुम ऐसे नहीं करो मेरे साथ, तकलीफ हो रही है मुझे तुम्हें ऐसे दर्द में देख कर। देखो तुम्हारा कितना खून बह गया है। उठ जाओ ना, मजाक नहीं करो मेरे साथ। नाजिश मुसलसल निमरा का चेहरा हिला रही थी, लेकिन वो आंखें बंद किए नाजिश की गोद में सर रखे लेटी थी। रहमान को वो दिन याद आया जब नाजिश बेहोश हुई थी और निमरा और बानिया उसके लिए ऐसे रो रही थी, और आज वो निमरा के लिए ऐसे रो रही थी। यानी वो तीनों ही एक दूसरे के लिए एक जैसे जज्बात रखती थी, ना किसी से कम प्यार करती थी और ना किसी से ज्यादा। रहमान हर सिग्नल तोड़ता अस्पताल की जानिब बढ़ा। अस्पताल के बाहर पहुंचते ही रहमान स्ट्रेचर ले आया। निमरा को स्ट्रेचर पर लटाकर वार्ड बॉय उसे अंदर ले गए। नाजिशा बकायदा रोने लगी थी, हाथ में लगा निमरा का खून बार बार देखती और बार बार चीखती। तुम्हारे खून बहाने वाले को जिंदा नहीं छोड़ूंगी निमरा, एक एक बूंद का हिसाब लूंगी निमरा, एक एक बूंद का। वो निमरा को ले जाते देखकर धाड़ी। नाजिश, ये वक्त फिलहाल इन सब बातों का नहीं है, तुम घर पर इन्फॉर्म करो। मैं अभी वो बोल ही रहा था कि नजर अली पर पड़ी। सर पर पट्टी बंदी वो वार्ड रूम से बाहर निकल रहा था। चेहरे पर जगह जगह कट के निशान थे, हाथों पर भी पट्टी बंदी थे। रहमान अली की जानिब लिपका। अली, क्या हुआ है तुम्हें? किसने किया है ये? बोलो, कैसे हुआ है ये? तुमने एक दफा इन्फॉर्म करना भी मुनासिब नहीं समझा मुझे? नहीं, कम से कम दादा को बता देते, कितना परेशान थे हम तुम्हारे लिए। लेकिन तुमने एक दफा भी हमें बताया नहीं, कम से कम हमें तो अपना समझ लिया होता तुमने। रहमान एक ही सांस में सब बोल गया था, जबकि मुकाबिल खड़े अली की नजर नादिश के चेहरे का तवाफ कर रही थी। सूजी सूजी आंखें जिनमें आंसू भरे थे, माथे पर लगाई उसकी एक ही चोट और उसके भरे भरे गालों पर लगा खून। कांपते लब अली ने नजरें फेर ली और रहमान को देखा। नाजिश की आंखों में आंसू देखकर अली को अपने जख्म से ज्यादा उसके आंसू तकलीफ दे रहे थे। वो इस बात से इनकारी था कि वो इससे मोहब्बत करता है, वो सिर्फ अट्रैक्शन थी जिससे वो बुला चुका था। लेकिन उसे हंसता देखकर उसे सुकून मिलता था। आज उसकी आंखों में आंसू देखे वो तड़प उठा था। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताना चाहता था लेकिन होश ही अभी आया है मुझे। जब मैं इस दिन घर से निकला तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई सुनसान जगह से गुजर रहा था। जब मुझे ये सब तंग करने लगा तो मैं गाड़ी से नीचे उतरा और उतर कर मैंने देखा तो कोई भी नहीं था। लेकिन जब वापस गाड़ी में आया तो कुछ लोग मेरी गाड़ी में थे। इससे पहले मैं कुछ करता उन लोगों ने मुझे बेहोश कर दिया और जब आंख खोली तो यहाँ अस्पताल में था। बता रहे हैं कि मुझे रोड से उठाकर कोई आदमी लेकर आया था, लेकिन वो आदमी कौन था मैं नहीं जानता, लेकिन वो कह रहा था कि वो मुझे जानता है। देखो, हम उसको ढूंढ कर बाद में उसका शुक्र अदा करेंगे, लेकिन फिलहाल तुम अभी आराम करो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ।
हाँ ठीक है, लेकिन ये लड़की, अली ने नाजिश की तरफ इशारा करते हुए पूछा। नाजिश आंखों में आंसू जमा किया मुसलसल अली को देख रही थी। चेहरे पर किसी भी किस्म के जज्बात ना थे, जबकि अली के चेहरे पर उसके जज्बात, उसकी अजियत साफ नुमाया हो रहे थे। गंगा अली की आंखों में देखती उसके मुकाबिल खड़ी हुई। मोहब्बत करते हैं मुझसे? गंगा ने अली की आंखों में झांकते हुए पूछा। अली हड़बड़ाकर पीछे हुआ और अपनी नजरें फेर ली। तुम एक हिंदू लड़की हो और हमारे यहाँ ना ही हिंदू लड़की से कोई ताल्लुक बनाया जाता है और ना ही उनसे मोहब्बत की जाती है। अली भी उसकी आंखों में देखता बोला। नाजिश ने अपना सर झटका और डॉक्टर की जानिब भागी। डॉक्टर, मेरी दोस्त वो निमरा, क्या हुआ है उसको? ठीक तो है ना? इसको होश आया या नहीं? वो ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर बोले ना। डॉक्टर आप खामोश क्यों हैं? नाजिश डॉक्टर का हाथ थामे डॉक्टर को बोलने का मौका दिए बिना मुसलसल बोली जा रही थी। देखे, सर पर चोट काफी गहरी लगी और जिस्म पर कोई गहरी चोट नहीं है, लेकिन खराशें हैं जो ज्यादा गहरी नहीं है। लेकिन सर की चोट बहुत ज्यादा गहरी है। स्टिचेस लगा देते हैं, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि वो लड़की ठीक हो पाएगी भी या नहीं, क्योंकि सर की चोट हराम मगज के ऊपर लगी है। आगे हमारा अल्लाह मालिक है, हमारे से जितनी हो सकेगी हम कोशिश करेंगे। तुमने अगर मुझे ये कोशिश लफ्ज़ कहा ना डॉक्टर, तो याद रखो इस अस्पताल की ईंट से ईंट बजा कर रख दूंगी। गंगा राव की दोस्त है वो, गंगा राव की अगर वो मुझे कुछ ही पल में ठीक ना मिली तो तुम भूल जाओ कि तुम डॉक्टर थे और तुम्हारा कोई अस्पताल भी था। वो गुस्से से डॉक्टर का गिरेबान पकड़कर बोली और उसे पीछे की जानिब धक्का दिया। वो डॉक्टर जमीन पर जा गिरा। ये दादागिरी तुम यहाँ नहीं दिखा सकती हो, ये पुलिस केस है। जाओ पहले पुलिस को इन्वॉल्व करो इसमें, इसके बाद हम तुम्हारी दोस्त का ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। और अदरवाइज ये मरती है तो मर जाए हमारी वजह से। वो डॉक्टर गुस्से से कहता है। अपना कोट ठीक करता उठा। नाजिश ने गन निकाली और डॉक्टर के घुटने में गोली चलाई। गोली डॉक्टर के घुटने को चीरती बाहर निकल गई। डॉक्टर की दिल खराश चीख पूरे अस्पताल में गूंजी। उसने उसके साथ खड़े दूसरे स्पेशलिस्ट को देखा जो नाजिश को ही देख रहा था। उसका इलाज तब होगा जब तुम पुलिस को इन्वॉल्व करोगी। नाजिश ने इस डॉक्टर को गिरेबान से पकड़ा और खींचते हुए बाहर ले जाने लगी। देखिए, हम इस लड़की का इलाज कर रहे हैं, आप इसको छोड़ दें, ये डॉक्टर ही इसका इलाज कर सकता है। ठीक है। नाजिश ने इस डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर की जानिब फेंका और अपना मोबाइल निकाला। नाम क्या है तुम्हारा? नाजिश ने उसके कंधे के पास लगे छोटे से बैच को देखा। हाँ, हसन जलालुद्दीन। नाइस नेम। वो एक मखसूस नंबर डायल करती मोबाइल कान को लगा गई, जबकि आंखों को बार बार रगड़ कर साफ कर रही थी। चेहरे पर अजियत साफ नुमाया थी। एहसन जलालुद्दीन, उसको अपने घर वालों की याद आ रही है। उठवा लूं? उनको जानते हो ना कौन से एहसन जलालुद्दीन की बात कर रही हूँ? नाजिश ने बगौर इस डॉक्टर के चेहरे को देखते हुए कहा, जिसके चेहरे पर अब हैरत और डर साफ नुमाया था। हाँ, डॉक्टर एहसन जलालुद्दीन, जो जमा के स्पेशलिस्ट हैं। उठवा लें उन्हें और वहीं फेंक दो जहां मैं लोगों का इलाज किया करती हूँ। आ रही हूँ मैं अभी। वो कहकर राब्ता खत्म कर चुकी थी। कदम उठाती उस डॉक्टर के पास घुटने के बल बैठी। 10 मिनट हैं तुम्हारे पास, मेरे दोस्त का इलाज करो, मुझे वो बिल्कुल ठीक चाहिए। नाजिश गुस्से से एक लफ्ज़ चुबा कर अदा करती उठी और साइड में लगे बेंच के ऊपर बैठकर मुंह झुका गई। आंखों से आंसू बहकर हाथ पर गिरने लगे थे। वो डॉक्टर जा चुके थे। रहमान और अली ने पहले हैरत से एक दूसरे को देखा, फिर इस लड़की को लड़के के लिए जुनून रखते तो देखा था और लड़की को लड़की के लिए जुनून रखते देखा था, लेकिन ये जुनून अपनी दोस्तों के मामले में रखती थी। जहाँ लड़कियां ऐसे मामलात में घबरा जाती थी, वो जलाल के साथ सामने खड़ी सिचुएशन का सामना कर रही थी। अपने जान से अजीज दोस्त को वो मौत से लड़ता देखकर उसमें और हिम्मत आई थी। उसका बस नहीं चाह रहा था कि वो खुद जाकर अपनी दोस्त को मौत के मुंह से निकाल ले। मैं घर जा रहा हूँ। अली एक नज़र नाजिश को देखते मुंह फेर गया और बाहर की जानिब बढ़ गया। नाजिश, हिम्मत रखो, सब ठीक होगा, तुम घर पर इन्फॉर्म कर दो। और इस तरीके से गुस्से में आकर तुम निम्रा की जान खतरे में डाल दोगी। तुम फिलहाल घर जाओ, मैं यहाँ पर हूँ। हो सके तो घर से किसी को यहाँ भेज देना। जब तक निमरा ठीक नहीं हो जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। मैं उसे अपने साथ लेकर ही घर जाऊंगी। वो कैप सर से उतारती साइड में रखकर बोली, देखो तुम जिद नहीं करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। रहमान, मैं ठीक हूँ, जाओ डॉक्टर से पूछो कि निमरा को कब तक होश आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं गई तो फिर मैं अपने तरीके से उसे ठीक करवाऊंगी। रहमान वहाँ से उठा और रिसेप्शन की तरफ बढ़ गया। अम्मी, सुबह से बहुत ज़्यादा दिल घबरा रहा है। निमरा को भी मैंने घर से बाहर निकलने से मना किया था, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानती। और कब से नाजिश को कॉल कर रही हूँ, लेकिन मेरी एक कॉल भी नहीं उठा रही। ना ही कॉल मसरूफ़ कर रही है और ना ही उठा रही है। अगर वो मसरूफ़ होती तो हमेशा मेरी कॉल बिजी कर देती थी, लेकिन आज वो भी नहीं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। रुबानिया, मेरे बच्चा, तुम ज़्यादा फिक्र नहीं करो, उठो, नफल अदा करो और दुआ करो कि सब ठीक हो। तब तक मैं नाजिश को कॉल करती हूँ, क्या पता मेरी कॉल उठा ले। जायदा बेगम ने रुबानिया के मुंह पर आए बाल पीछे करते हुए कहा। रुबानिया मुस्कुराकर उठी और वाशरूम की जानिब बढ़ गई। जायदा बेगम के बार बार कॉल करने पर भी नाजिश ने कॉल ना उठाई। जायदा बेगम ने रहमान के नंबर पर कॉल की। सुबह वो जायदा बेगम को बता कर गई थी कि वो रहमान से मिलने जा रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो आप? जायदा बेगम ने मुकाबिल की कॉल उठाते ही सलाम किया। वालेकुम सलाम आंटी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसी हैं? रहमान ने मुदबाना अंदाज में जवाब दिया। नाजिश तुम्हारे साथ थी क्या?
कहाँ है वो, मेरी कॉल नहीं उठा रही, खैरियत तो है ना, सब ठीक है ना। वो ज़ायदा बेगम ने एक साथ कई सवाल किए। आंटी नाज बिल्कुल ठीक है, लेकिन निम्रा, रहमान बोलते बोलते रुका। क्या हुआ निम्रा को, बोलो क्या हुआ है उसे, ठीक है ना वो, बोलो तुम चुप क्यों हो गए, बोलो निम्रा कैसी है, कहाँ है, मेरी बात कराओ उसे। ज़ायदा बेगम बिना सांस लिए बोल रही थी। आंटी निम्रा आईसीयू में है, एक एक्सीडेंट हो गया था, उसके सर पर गहरी चोट लगी है जिसकी वजह से वो होश में नहीं है। सिर्फ सर पर चोट लगी और कहीं भी नहीं, स्टिचेस लगा दिए गए हैं, अभी वो मेडिसिन के ज़ेरे असर है। आप बस दुआ कीजिएगा वो ठीक हो जाए, अगर हो सके तो आप लोग यहाँ आ जाए, क्योंकि मुझे नाजिश की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है, बार बार पर गुस्सा कर रही है, बार बार पर चीख रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो डॉक्टर सही तरीके से निम्रा का ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे और उसे सिर्फ आप समझा सकती है। रहमान ने मुतबाना अंदाज में कहकर रब्ता ख़त्म किया। ज़ायदा बेगम अभी मोबाइल को ही घूर रही थी जब मोबाइल पर अस्पताल की लोकेशन रहमान ने सेंड की। रुबानिया बाहर आई तो सामने ज़ायदा बेगम की आंखों में आंसू देखकर वो तड़प कर अपनी माँ के पास आने के लिए कदम बढ़ाए, लेकिन कदमों ने उसका साथ ना दिया और वो ज़मीन बोस हो गई। ये सुबह सुबह निम्रा कहाँ चली गई, आंटी भी घर पर नहीं है। रुबानिया निम्रा को कब से ढूंढ रही थी, लेकिन वो घर में कहीं भी नहीं थी। अपने कदम रुबानिया ने घर से बाहर की जानी बढ़ाई। नाजिश की आवाज़ उसके समातों से टकराई। कहाँ जा रही हो तुम, इतनी सुबह सुबह, 4 बजे तो सोई हो, अब टाइम देख रही हो, 7 बजे ही उठकर बैठ गई हो तुम। यार पता नहीं निम्रा कहाँ है, कल तबीयत भी उसकी ख़राब हो गई थी, नज़र ही नहीं आ रही। अच्छा मैं ढूंढती हूँ, जाकर आराम करो, तुम थक गई हो ज़्यादा। मैडम थक तो तुम भी गई हो, दोनों साथ में ढूंढते ही हैं उसको। कहाँ से आ रही हो तुम। नाजिश ने निम्रा को घर में दाखिल होते हुए देखा और पूछा। बाहर किसके चीखने की आवाज़ आई थी, जाकर देखा तो कोई भी नहीं था, बस ये एक लेटर मिला है, मुझे पता नहीं किसका है, ऊपर नाम तुम्हारा लिखा हुआ है, इसलिए मैं अंदर ले आई हूँ। बेवकूफ़ों की तरह ऐसे ही मुंह उठाकर बाहर निकल जाती हो, किसी को उठा लिया करो, अपने साथ आइंदा के लिए बाहर नहीं जाना। नाजिश गुस्से से निम्रा के हाथ से लिफाफा छीनती कमरे में चली गई। इसको क्या हुआ है, रुबानिया ने हैरत से पूछा। देख रही हूँ कुछ दिनों से अजीब सलूक कर रही है, चीखने लग जाती है बिना वजह, ध्यान पता नहीं कहाँ इसका। तुम्हें पता है परसों ये 6 बजे से गायब हुई है, रात में 1 बजे घर वापस आई, पूछने पर इसने मुझ पर गुस्सा किया, मुझे बताया नहीं कि कहाँ गई थी। अच्छा फिलहाल जाकर हम लोग सोते हैं, उठ कर देखते हैं इसको क्या चल रहा है इसके दिमाग में, इसके अकल ठिकाने मैं लगाऊंगी। और रुबानिया निम्रा के साथ कमरे में चली गई। दोनों कमरे में आई तो नाजिश पहले ही सो चुकी थी। ये इतनी जल्दी सो गई, अभी तो कमरे में आई थी। निम्रा ने नाजिश के साथ लेटते हुए कहा। सही है ना, सो गई है, मुझे लग रहा है थक गई है तभी तो ये ऐसा करती है। इन दोनों ने भी नाजिश के साथ लेटकर आंखें मूंद ली। कहाँ की तैयारी है जनाब, अली ने रहमान के कमरे में दाखिल होते हुए पूछा। कुछ नहीं, कोई काम है, जाना पड़ा है मुझे, तुम ध्यान रखना दादा का, और ये तुम लेंस लगा लो तो बेहतर है। बताया मुझे रोहान ने कि तुमने कल क्या हरकत की है, मैं तुम्हें पहले ही मना कर चुका हूँ कि इन चीज़ों से दूर रहो, बहुत मुश्किल से मैंने तुम्हें इन चीज़ों से निकाला है, मैं वापस नहीं चाहता कि तुम वापस इन सब में पढ़ो। ये तुम्हारी ख्वाहिश थी कि आंखों का भी कुछ करूँ, मैंने कुछ कर लिया, अब ये लेंस कभी नहीं लगेंगे। अब मैं खुद कह रहा हूँ ना, हाथ जोड़ता हूँ तुम्हें सामने, खुदा का वास्ता लेंस लगा कर रखो तुम, और ये लाइटर मुझे दो, सिगरेट माचिस से जलाया करो, लेकिन ये लाइटर यूज़ नहीं करना। ये तो क्या किसी भी किस्म का तुम लाइटर यूज़ नहीं करोगे, क्या हो गया यार, लाइटर ही तो है। अली ने लाइटर निकाला और रहमान की आंखों में झांका, लाइटर आंखों के सामने लहराया। नहीं अली ऐसा कुछ नहीं करना, रहमान कहता अपना मुंह फेर कर खड़ा हो गया। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम भी मुझसे डरते हो। अली सिगरेट सुलगा कर बाहर निकल गया। मुझे समझ नहीं आता मैं इस लड़के का क्या करूँ, वो अपना सर पीटता बैग उठाकर बाहर निकल गया। रिदा और रमज़ा का रात देर होने की वजह से फार्म हाउस पर ही थी, क्योंकि अब्दुल्ला और यकूब साहब तो किसी काम से गए हुए थे और इन दोनों की जिम्मेदारी रेहान और रहान पर डाल गए थे। रेहान और रहान ने रिदा और रमज़ा से दूर रहना ही मुनासिब समझा था, क्योंकि वो जानते थे कि वो थक चुकी हैं। रिदा और रमज़ा की 1 बजे आंख खुली तो दोनों कमरे से बाहर निकली। बाहर रेहान और रोहान को अपना मुंतजिर पाया। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, काम पर नहीं जाना आप लोगों ने, रमज़ा ने हैरत से पूछा। शायद तुम भूल रही हो, हमारा काम यहाँ नहीं है, रोहान ने कहकर रमज़ा की जानिब देखा। छोटी सी शर्ट के साथ खुला ट्राउजर, बिखरे बिखरे बाल, आंखों पर हुई सूजन के बायस उसकी छोटी आंखें मजीद छोटी हो गई थी। छोटी सी नाक, बारीक लब, जिन पर रात की लिपस्टिक अभी भी लगी हुई थी। रेहान ने मजीद उसकी तरफ ना देखना मुनासिब समझा और नजरें फेर ली। रोहान ने रिदा की जानिब देखा, जो बस आंखें बंद किए रमज़ा के कंधे पर सर रखे खड़ी थी। बिखरे बिखरे बाल, छोटी सी शर्ट, साथ में खुला ट्राउजर पहने रमज़ा उसका हाथ पकड़ कर खड़ी थी। दुपट्टा तो दोनों के पास ही ना था। रोहान उठा और किचन की जानिब बढ़ गया। जाकर तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लेकर आ रहा हूँ। मैं रोहान ने किचन में दाखिल होते हुए कहा। नहीं, हम लोग फ्रेश होकर घर जाएंगे, वहीं नाश्ता कर लेंगे, ज़रूरत नहीं है नाश्ता की, रमज़ा कहकर रिदा का हाथ थामे कमरे में चली गई। इन दोनों का समझ में नहीं आता, मशरकी लड़कियां तो नहीं है ये, रोहान ने गिलास पर पकड़ मजबूत करते हुए कहा। जैसी भी हैं अब वो तुम्हारी है, समझाऊंगा तो समझ जाएगी। ठीक है साहिब, अगर आप कहते हैं तो मान लेते हैं। खैर मुझे कुछ काम है, जा रहा हूँ, तुम उन्हें पहले घर छोड़ देना, फिर जाना जहाँ
जाना है। हाँ ठीक है, टाइम से वापस आ जाना, कुछ काम है मुझे भी और तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ रोहान कहकर गाड़ी की चाबी उठाता बाहर निकल गया। निम्रा और रुबानिया नमाज पढ़कर फारिग हुई थी, तब नादिश की आंख खुली। निम्रा कमरे से बाहर निकल गई। नादिश ने अपने तकिए के नीचे से लिफाफा निकाल कर देखने लगी। गंगा, बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी। लड़की अब हमारे चलेगी। अगर तुम चाहती हो तुम्हारी जान से अजीज तुमसे दूर ना हो तो तुम्हें वो करना होगा जो हम कह रहे हैं, वरना याद रखो जिनके साथ तुम रहती हो तुम्हारे जान से अजीज लोग ये तुमसे दूर हो जाएंगे, तुम्हारा अनजान दुश्मन। नाजिश ने पढ़कर गुस्से से वलाटे फाड़ा और साथ पड़ी डस्टबिन में फेंक दिया। क्या हुआ है नाजिश, इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? हैरियत तो है। रुबानिया ने नाजिश के पास बैठकर उसके हाथों को अपने हाथ में लिया। देख रही हूँ कुछ दिनों से जब से हमने उन लड़कों को मारा है तब से धमकियाँ ही आई जा रही हैं। मुझे धमकियों से डर नहीं लगता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम लोगों को मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ और यहाँ हर वक्त मैं होती हूँ। मेरा कोई जान से अजीज़ मुझसे दूर नहीं, लेकिन अब ये रोज़ रोज़ धमकियाँ तंग आ गई हूँ मैं अब इससे। पहली बात हमने नहीं तुमने किया है, मैंने तो सिर्फ कहा था और तुमने इस बात पर अमल भी कर दिया और तुम्हें तंग होने की ज़रूरत नहीं है। मैं बाबा से कहती हूँ वो पुलिस में बात करते हैं, अगर ऐसी कोई भी बात है तो वो खुद ही देख लेंगे। नहीं, यह मामला पुलिस का नहीं है। तुम्हें याद है मैं यूके गई थी? हाँ कुछ काम था, शायद तुम्हें इसी वजह से गई थी। इसका उससे क्या ताल्लुक? याद है वो काम क्या था? 10 करोड़ के हीरे जो कि आगा के आदमी के पास थे। वो आगा का खास आदमी था, उसका राइट हैंड। उसको मैंने कहा कि वो हीरे मुझे दे दो क्योंकि वो हीरे मेरी माई के लिए अहमियत रखते थे और मुझे किसी भी हाल में अपनी माई की बात पूरी करनी थी। हाँ, उन हीरों के साथ शायद यूएसबी भी आई थी और तुम्हें वो मालूम नहीं था कि वो यूएसबी कैसे आई है? उसी की बात कर रही हो ना तुम? हाँ, वो यूएसबी उस वक्त तुम्हारे पास है। यूएसबी में ऐसा क्या है मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद से ये धमकियाँ शुरू हुई थी कि तुमने हमारा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। मुझे लगा पहले तो उस आदमी के लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर जब उन्होंने इस यूएसबी का जिक्र किया ना तो समझ गई कि वो यूएसबी के लिए कर रहे हैं। तो वो यूएसबी ला सकती हो? रुबानिया इस बात में सर हिलाती अपनी अलमारी की जानिब बढ़ी और अलमारी से यूएसबी निकाल कर ले आई। लैपटॉप उठाकर नाजिश को दिया और खुद नाजिश के साथ बैठी। नाजिश ने यूएसबी लगाकर लैपटॉप ऑन किया। उफ अल्लाह, ये दुनिया पैसों के पीछे पागल है, नाजिश कहकर मुस्कुराई। रुबानिया की जानिब देखा। नाजिश, वो पागल क्यों ना हो, तुम पैसे देख रही हो ये कितने हैं और किस अकाउंट में है, डिटेल्स इसकी सारी इस चीज़ में है और बेवकूफ़ ने पासवर्ड तक नहीं लगाया हुआ किसी चीज़ पर, तो क्या हमारे लिए तो फ़ायदेमंद ही है। नाजिश मुस्कुराकर लैपटॉप में उंगलियां चलाने लगी। नाजिश, कल तुमने जो मेरा सदका दिया है वो हराम के पैसों का था। रुबानिया खड़ी हुई। रुबानिया ने पूछा तो नाजिश ने हैरत से रुबानिया को देखा। तुम्हें पता है रुबानिया, हमारे लिए कुछ हराम हलाल नहीं होता। मैंने अपने कमाए गए पैसे मुसलमान को दे दिए और मुसलमान के जो हलाल के कमाए हुए पैसे थे वो सीधा हाल में आए और मैंने उसका सदका दिया है। मैंने अपने पैसों से तो दिया है लेकिन वो पैसे मेरे नहीं थे। नाजिश ने मुस्कुराकर रुबानिया को देखा तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। अब तुम उनका ऐसा क्या करोगे? तुम्हारे पास तो पहले ही इतना पैसा है। मैंने कब कहा मुझे इन पैसों की ज़रूरत है, लेकिन हाँ जिनको ज़रूरत है ये पैसे उन तक ज़रूर पहुँचेंगे। नाजिश ने कहकर एक फ़ोल्डर ओपन किया। क्या है ये? नाजिश ने फ़ौरन बैक किया और रुबानिया की जानिब देखा। हद हो गई है, कितने गंदे लोग हैं, ये सब करते हुए शर्म भी नहीं आती। 1 मिनट, ये वीडियो वापस लगाना। रुबानिया ने कुछ सोचते हुए कहा और नाजिश के साथ बैठी। क्या मतलब ये वीडियो वापस लगाओ? तुम्हें कहते हुए शर्म नहीं आई? तुम ये देखोगी? तुम एक काम करो, देखने के लिए रहने दो, तुम्हारा तो निकाह भी हो गया है, फिर क्या कहती हो? नाजिश ने हंसते हुए कहा। रुबानिया ने नाजिश के सर पर एक चपेट लगाई और वीडियो वापस लगाई। ये लड़का इतना गंदा है। रुबानिया ने वीडियो को स्टॉप करके लड़के के चेहरे पर जूम किया। नाजिश की नज़रें लैपटॉप की स्क्रीन पर गईं तो चेहरे से मुस्कुराहट गायब हुई थी। ये लड़का तो मुझे पहले ही कुछ गड़बड़ लग रहा था, लेकिन ऐसे कामों में है मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था। उसकी वीडियो होना और सारी प्रॉपर्टी की डिटेल्स समझ में नहीं आया। प्रॉपर्टी के पेपर्स भी तो होंगे, जाहिर सी बात है ना, और इनकी डिटेल्स उनके पास भी होंगी, लेकिन इसके बावजूद इस यूएसबी के लिए वो जान लेने से भी पीछे नहीं हट रहे। नाजिश, इस बात को छोड़ो, ये रहमान के साथ होता है। अगर ये लड़का ऐसा है तो यकीनन रहमान भी। रुबानिया कहते कहते रुकी और नाजिश की जानिब देखा। तुमने बिना सोचे समझे मामा को हाँ कर दी इससे शादी के लिए। अब तुम्हें ये सब निकाह के बाद याद आ रहा है कि कहीं वो भी ऐसा ना हो। तुम्हें पता है इंसान अपनी सोबत में वैसे ही इंसान जोड़ता है जैसा वो खुद होता है। नाजिश, तुम मेरा घुमा हुआ दिमाग मजीद घुमा रही हो। मुझे मिलना है उससे और ये यूएसबी मैं साथ लेकर जाऊंगी। अभी तुम उठो और जाकर नाश्ता करो जल्दी से, फिर हम चलते हैं। मैं वहाँ जाकर क्या करूँगी? तुम जाना, और दूसरी बात अकेले नहीं जाना। मैडम, मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, तुम मेरे साथ चल रही हो। शायद तुमने ध्यान से नहीं सुना। अच्छा ठीक है। और ये निम्रा फिर से कहाँ गायब होगी? नाजिश ने गुस्से से कमरे में नज़र दौड़ाई। अरे कहीं नहीं गई, बाइट्स है, मम्मा के पास मेहमान है, नाश्ता बनवा रही है। हम भी बाहर चलते हैं, काम बहुत पड़े हुए हैं घर के और मेहमानों को आज रुखसत भी तो करना है। रुबानिया कहकर बाहर की जानिब बढ़ गई। नाजिश भी पीछे ही कमरे से बाहर निकल गई। आगा खान, मैं आखिरी दफ़ा पूछ रहा हूँ वो यूएसबी कहाँ है? मुझे बता दो। हीरे रखने हैं
तो शौक से रखो, लेकिन इसमें मौजूद वो वीडियो तस्वीर डिलीट करो जो तुमने एडिट की थी। वो कमरे में धाड़ा, वो तस्वीरें वो वीडियो तो डिलीट नहीं हो सकती, जानते हो, क्योंकि वो वीडियो और वो तस्वीरें मेरे आगे जाकर काम आएंगी। जानते हो कैसे अली के पास ना एक ऐसा टैलेंट है जो ढूंढने से भी नहीं मिलता, 100 में से सिर्फ एक फर्द में मिलता है, जो हिप्नोटाइज कर लेता है सामने वाले इंसान को, एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो उसकी अपनी ही बनाई गई होती है, और हम अपना काम ऐसे चुटकी में कर सकते हैं। वो चुटकी बजाते हुए बोला, अली ये सब कुछ छोड़ चुका है और मैं अली को वापस इस काम में नहीं आने दूंगा। पहले ही तुमने बहुत गलत इस्तेमाल किया है। वो पहले खामोश था तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे लगता था तुम्हारे साथ उसका कोई रिश्ता है। अगर उसे ये मालूम हुआ कि उसके घर वालों के साथ जो हुआ है उसके पीछे तुम्हारा हाथ है, तो याद रखो इससे पहले वाला अली बनने से मैं नहीं रोकूंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, उठो और यहाँ से निकलो, दफा हो जाओ यहाँ से। आगा धाड़ा। रहमान खड़ा हुआ और अपना कोट ठीक किया। तैयार हो? अब अली को मैं नहीं रोकने वाला। शुरुआत वो कर चुका है और अब मैं उसे रोकूंगा नहीं। तो अच्छी बात है, लेकिन उसे एक बात याद करवा देना कि उसकी एक सबसे अहम चीज़ मेरे पास है। जो नेट पर जाते हैं उसका कैरियर, उसकी ज़िंदगी सब कुछ तबाह कर देगी। उसको संभाला हमारे दाएं हाथ का खेल है। तुम अपनी फिक्र करो, अली तुम्हारा शागिर्द है और तुम जानते हो वो कैसा शागिर्द है। हाँ, इब्लीस कहते हैं ना उसे वापस इब्लीस बनने पर तुम मजबूर कर रहे हो। इब्लीस बन जाए फिरौन, लेकिन याद रखो उसको एक बात समझा देना, मेरे सामने करना छोड़ दे, वरना क्या कर लोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते। बहुत अच्छे से जानते हो तुम अली का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और ये धमकी तुम्हारी है ना, ये हमारे किसी भी किस्म के डर का बायस नहीं बनती। आज तक हम प्यार से पेश आते रहे, लेकिन अब तुम अली का वही रूप देखोगे जो आज तक सबने देखा। वो अपना कोट झाड़ता बाहर निकल गया। इससे पहले ही मैं उसको जिंदा नहीं रहने दूंगा। अगर वो हमारा काम करता है तो ठीक, नहीं तो वो अपनी बात अधूरी छोड़कर हंसने लगा। आओ सोनिया आओ, तुम्हारा ही तो मुझे इंतजार था। रहमान के जाते ही वो कमरे में दाखिल हुई तो आगा मुस्कुराकर उठा, उसको अपने सीने से लगाया। आप तो मुझसे दूर ही रहे और आपने मुझे कहा था कि आप अली से मेरा निकाह करवाएंगे। अब तो वो जान चुका है कि आप उसके कुछ भी नहीं लगते। उसके बाद वो आपकी बात क्यों मानेगा? मानेगा क्यों नहीं मानेगा? जिस लड़की के पीछे वो पागल था वो तो हिंदू है, और दूसरी बात वो वीडियो उसके साथ तुम्हारे साथ बनाई गई है। बनाई नहीं, हाँ एडिट की गई है। आगा ने अपना जुमला दुरुस्त किया। वो तो मुझे देखना तक पसंद नहीं करता। आपको लगता है वो आपकी बात मानकर मुझसे निकाह करेगा? सोनिया ने आगा का हाथ अपने हाथों में लिया। तुम फिक्र नहीं करो, तुम बस मुझे खुश रखो, तुम्हें तुम्हारे निकाह में वो मिल जाएगा। आगा ने सोनिया के मुंह पर आए बाल पीछे किए। सोनिया मुस्कुराई और मुंह झुका लिया। हाय तुम्हारी ये अदा, आगा ने कहा और कमरे में उसका कहका गूंजा। जाहिद जुबैर कल से अभी घर वापस नहीं आया। मुझे तो अब उसकी फिक्र होने लगी है, पता नहीं कहाँ है वो, नंबर भी उसका बंद जा रहा है। हाँ मैं पता करवाता हूँ, मैंने बोला भी था कल 2-3 लोगों को उसका नंबर ट्रेस करके मुझे बताओ कि कहाँ है वो, लेकिन जो लास्ट लोकेशन उसकी पता चली है वो घर की ही थी। उसके बाद उसका मोबाइल ऑन ही नहीं हुआ। हॉस्पिटल में है वो, नादिश ने ड्राइंग रूम में दाखिल होते हुए कहा। सबके सर पर बम फोड़ा। क्या मतलब हॉस्पिटल में? पागल हो गई है तुम? रुकैया बेगम धाड़ी, आवाज़ नीचे रखें, यह ना हो कि जो आपका बेटा आखिरी सांसें गिन रहा है उसकी बची सांसें मैं निकाल दूं। नादिश कहकर जाहिद साहब के पास बैठी और चाय कप उठाकर उन्हें दिया। मेरी बच्ची क्या बोल रही हो ये तुम? क्या हुआ है जुबैर को जो वो हॉस्पिटल में है? जाहिद साहब ने प्यार से नादिश के सर पर हाथ रखते हुए पूछा तो वो मुस्कुराई। कल मैं कहीं से वापस आ रही थी तो मेरे सामने ही था जब उसको एक्सीडेंट हुआ, लेकिन एक्सीडेंट बहुत बुरे तरीके से हुआ है। चोटें लगी हैं, अंदरूनी भी और बैरूनी भी। पता नहीं कौन सी सोचों में गुम था जो उसके आसपास की दुनिया की फिक्र ही नहीं थी। एक ट्रक आगे और एक ट्रक पीछे से आकर अभी वो बोल ही रही थी, रुबानिया के हाथ से चाय की ट्रे नीचे गिरी। सबका ध्यान उसकी तरफ हुआ। रुबानिया नफे में सारा लाती अपने कमरे में भाग गई। निम्रा उठी और रुबानिया के पीछे गई। क्या हुआ है इसको? जाहिदा बेगम ने हैरत से नादिश को देखकर पूछा। मम्मा एक अच्छा दोस्त है वो उसका, और सबसे बढ़कर भाई कज़न। इसकी कोई बहन होती तो उसको भी इतना ही दुख होता जितना उसे हुआ है। मुझे जब इतना दुख हुआ उसे इस हालत में देखकर, तो वो तो फिर उसकी कज़न है, बहन है, दोस्त है। नादिश ने बात का रुख बदला। जाहिदा बेगम ने आगे बढ़कर रुकैया बेगम को सहारा दिया जो अब रो रही थी। नादिश उठी और रुबानिया के पास चली गई क्योंकि वो जानती थी वो उस सब का कसूरवार खुद को समझेगी। जाहिद साहब ने रुकैया को और जाहिदा बेगम को हॉस्पिटल जाने का कहा, फिर खुद बाहर की जानिब बढ़ गए। पीछे रुकैया और जाहिदा बेगम हॉस्पिटल जाने के लिए निकली। तुम पागल हो, ऐसे अंदर आ गई, और ये जो हरकत तुमने की है ना, लोग ये समझेंगे इसके पीछे तुम हो, और तुम जानती थी इसके साथ ये होने वाला है या उसके साथ ये हो चुका है। निम्रा ने गुस्से से रुबानिया के आंसू साफ करते हुए कहा। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मैंने सच में अल्लाह से माफ़ी मांगी है। मेरे दिल में उसके लिए कोई जज्बात नहीं थे। मेरा यकीन करो, मैं इसका कभी बुरा नहीं चाहती। रुबानिया रोते हुए बोल रही थी। नादिश कमरे में दाखिल हुई, रुबानिया के पास बैठी। तुम जानती हो इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम अपने अल्लाह पर यकीन रखती होना, और तुम्हें पता है जो होता है अल्लाह की मर्जी शामिल होती है। फिर तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? नर्स, मैं जानती हूँ इसमें अल्लाह की मर्जी शामिल है। यकीनन कुछ अच्छा ही सोचा होगा अल्लाह ने इसके लिए भी। क्या पता इस हादसे के बाद वो मुझे भी भूल जाए, लेकिन इसको जो अब तकलीफ हो रही है उसकी वजह तो मैं बनी हूँ ना। क्या वो एक्सीडेंट तुमने करवाया था या तुमने किया है जो तुम उसकी तकलीफ की वजह बनी? ऐसा कुछ भी नहीं है नादिश,
तुम बात को दूसरा रुख दे रही हो। रुबानिया गुस्से से बोली थी। गुस्सा थोड़ा कंट्रोल में रखो मैडम, आपके हस्बैंड से मिलने के लिए जाना है। मैसेज किया था मैंने उन्हें, तो उन्होंने कहा कि 6 बजे आ जाए और इस वक्त 4 बज रहे हैं। हमें चलना चाहिए क्योंकि सामान भी तो लेना है हमने कुछ। मैं भी चलूंगी, निम्रा ने खड़े होते हुए कहा। नाजिश मुस्कुराई और दोनों को तैयार होने का कहते कमरे से बाहर निकल गई। जुबैर का एक्सीडेंट होना कोई आम बात ना थी, और वो भी उतने बुरे तरीके से। अगर वो एक्सीडेंट इत्फाकन हुआ होता तो मान भी लेती, लेकिन 2 ट्रक के दरमियान जुबैर का आ जाना इत्फाकन ना था। क्या ट्रक वाले नहीं जानते थे कि उसके सामने से एक ट्रक आ रहा है? क्या उन्हें जुबैर दिखाई नहीं दिया था? यकीनन वो उसे देख पा रहे थे और वो उसे मारने ही के लिए वहां आए थे, लेकिन नादिश को समझ ना आया था जिसकी तरबियत में माना लड़ना झगड़ना था ही नहीं, उसका कौन दुश्मन हो सकता है। नादिश को गाड़ी में बैठे कुछ ही देर गुजरी थी जब रुबानिया और निम्रा बाया पहनकर हिजाब लिए घर से बाहर आई। नादिश ने गाड़ी का दरवाजा खोला। रुबानिया फ्रंट सीट पर बैठी जबकि निम्रा बैक सीट पर बैठ गई। अपना मुंह ठीक करो और वो USB लेकर आई हो? नादिश ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। रुबानिया ने इस बात में सर हिलाया और सीट के साथ साथ लगाकर आंखें मूंद लीं। पूरा रास्ता खामोशी से गुजारा। 6 बजे तक वो मॉल में थी। अपना सामान लेने के बाद वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुई। एक रेस्टोरेंट के पास गाड़ी रोककर नाजिश ने निम्रा और रुबानिया को बाहर निकलने का इशारा किया और खुद गाड़ी पार्क करने के लिए आगे बढ़ी। नाजिश गाड़ी पार्क करके बाहर निकली थी जब एक गाड़ी नाजिश के पाँव के पास आकर रुकी। अगर वो ब्रेक ना लगाता यकीनन वो अपना पाँव गंवा देती। नाजिश ने गुस्से से उस गाड़ी की जानिब देखा, लेकिन उस गाड़ी से बाहर निकलने वाले वजूद को देखकर माथे पर बेशुमार बल नुमाया हुए थे। मुकाबिल की नज़र ने भी उसका जायजा लिया। आंखों पर लगाया चश्मा, मुंह पर लगाया मास्क, सर पर पहनी कैप जिसमें सारे बाल कैद थे, लेदर की लॉन्ग जैकेट जो पाँव तक आ रही थी। अली ने हैरत से सामने खड़े इस वजूद को देखा। एक पल के लिए तो वो सख्त हो गया था कि ये वही लड़की थी। अगर थी भी तो इसे अब फर्क नहीं पड़ना चाहिए था, क्योंकि वो इस चीज़ से बहुत अच्छे से वाकिफ था कि वो लड़की मुसलमान नहीं जिसके सामने मोहब्बत का इजहार करके वो उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करता। अंधी हो क्या, देखकर नहीं चल सकती हो तुम? अली धाड़ा। मुझे लगता है कि आंखें तुमने अपने घर पर छोड़ी हुई हैं। जैसे ही तुम्हारी हरकतें हैं, जैसा तुम्हारा किरदार है, वैसा तुम्हारी आंखें हैं गंदी। वो कार की बोन पर पाँव मारकर आगे निकल गई। अली ने गुस्से से कार के शीशे पर मुक्का मारा तो वो टूट गया। मैं तुम्हें 1 मिनट। ये आवाज़ कुछ याद आने पर अली ने अपने जहन पर जोर डाला। नहीं, ये वो लड़की नहीं है, ये तो वही लड़की की आवाज़ है जो कल निकाह में थी। अली नाजिश के पीछे ही भागा। रुबानिया के पास जाकर खड़ी हुई तो जब पीछे से अली और रहमान के पास खड़ा हुआ। अली की आंखें नाजिश के चेहरे पर ही थीं। नाजिश ने अपनी आंखों से चश्मा हटाया। अली को शदीद हैरत का झटका लगा था। ये लड़की मुसलमान थी, यानी रहमान ने इससे झूठ बोला था। बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो? रुबानिया ने नाजिश को देखते हुए कहा। वो बाद में सर हिलाती रुबानिया के दूसरी जानिब बैठी और हाथ बांधकर नजरें रहमान के चेहरे पर मरकूज की। तुम तीनों ने मेरा जायजा लेने के लिए मुझे यहाँ बुलाया। मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि तुम लोग मुझे ऐसे घूर घूर कर क्यों देख रही हो। जो बात है सीधी बात करो। उन्हें यहाँ बैठे 5 मिनट हो गए थे, लेकिन रुबानिया, निम्रा और नाजिश मुसलसल रहमान को घूर रही थी। रहमान को अब गुस्सा आने लगा था। यहाँ पब्लिक प्लेस में आपको बता दें सब कुछ। नाजिश ने बात का आगाज किया। रहमान, ये लड़की। अली कुछ कह बोलता इससे पहले ही रहमान ने अली का हाथ थामा और खामोश रहने का इशारा किया। अली खामोशी से बैठा और लाइटर निकालकर हाथ में घुमाने लगा। रहमान को उसके इरादे कुछ ठीक न लग रहे थे। दिमाग की रगें उभरी नजर आ रही थी। गंदमी रंगत में सुर्खी घुली थी। क्यों, ऐसी क्या बात है जो पब्लिक प्लेस में नहीं कर सकते? रहमान का कहना था कि अली की धाड़ रेस्टोरेंट में गूंजी। रेस्टोरेंट खाली करो सब। इसकी धाड़ सुनते ही मैनेजर ने रेस्टोरेंट खाली करवाया और खुद भी रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। वहां पर सिर्फ वो 5 लोग ही बैठे थे। नहीं रहा अभी पब्लिक प्लेस। जो बात करनी है जल्दी करो, क्योंकि हम तुम्हारी तरह फारिग नहीं है। वो हाथ में लाइटर घुमाता गुस्से से बोला। तुमसे बात करने के लिए हरगिज नहीं आए हम यहाँ। पर वो उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से से बोली। अली ने अपनी आईब्रो चुकाई और फिर रहमान की जानिब देखा। अच्छा, अब तुम लोग दोनों लड़ाई शुरू नहीं कर देना, सही तो है। अब ये पब्लिक प्लेस नहीं रहा, बात शुरू करो, जो भी बात तुमने करनी है। रहमान ने बात शुरू की। नाजिश ने USB निकाली और निम्रा की जानिब देखा। निम्रा ने लैपटॉप निकालकर नाजिश के आगे रखा। नाजिश ने USB लगाई और मखसूस फोल्डर निकालकर बिना लैपटॉप की स्क्रीन की जानिब देखे वो वीडियो प्ले की और रहमान की जानिब कर दी। रहमान और अली की जब नज़र इस स्क्रीन पर पड़ी, अली के चेहरे पर गुस्सा साफ नुमाया होने लगा। अली ने हाथ की मुट्ठी बनाकर लैपटॉप की स्क्रीन पर मुक्का मारा। रुबानिया ने हैरत से टूटे हुए लैपटॉप को देखा और फिर नाजिश को। अल्लाह तुम्हारा बेड़ा गर्क करे लड़के, अभी तो मैंने ये लिया था, अब तो अब्बू भी नहीं दिलाएंगे। रुबानिया रूनी सूरत बनाकर बोली। इससे पहले रहमान वो USB निकालता, नाजिश USB निकालकर अपने हाथ में ले चुकी थी। नहीं, यह हरकत नहीं करना, तुम मुझसे बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हो। नाजिश ने गन निकाली, रहमान के सर पर रखी। अली टेबल पर जोर देता हुआ उठा और पाँव नाजिश के हाथ पर मारा। नाजिश के हाथ में पकड़ी गन जमीन पर दूर जा गिरी। नाजिश ने गुस्से से रहमान को देखा और फिर अली को। हद में रहो, लड़की हो लड़की बनकर हो, समझी तुम? अली ने गन निकाली है और नाजिश के माथे पर रखी। नाजिश ने अपनी आंखें बंद कर अली की आंखों में झांका, चुटकी बजाई। अली को अपनी दुनिया घूमती नजर से
लगी, लेकिन अगले ही लम्हे वो खुद को संभाल चुका था। लेकिन अफसोस, गन अब नादिश के हाथ में थी। अली को समझ ही नहीं आया था कि क्या हुआ है। नादिश ने टांग हवा में करते ही अली के पेट में मारी, जिसके बायस वो झुका। नादिश ने गोली चला दी। रहमान ने बेयकीनी से सामने खड़ी इस लड़की को देखा। मतलब जो सुना था वो सच था। ये गोली चलाते वक्त सोचती नहीं, लेकिन इसने गोली चलाई किस पर थी? रहमान ने नादिश के लगाए निशाने का जायजा लिया तो बाहर जमीन पर एक आदमी गिरा हुआ था। तुम पागल हो? बिना सोचे समझे एक आदमी को मार दिया? रहमान धाड़ा। आवाज नीचे रखो अपनी। अगर मैं उसे ना मारती ना तो यकीनन हम में से एक जिंदा ना होता, और उसका निशाना तो रुबानिया थी। इसको ऐसे कैसे छोड़ देती? नादिश गुस्से से कहती बाहर की जानी बढ़ी। क्या कह रही है? निशाना? मैं? रुबानिया ने हैरत से निमरा से पूछा और उठकर नादिश के पीछे ही जाने लगी। बेवकूफ लड़की, तुम बाहर कहाँ जा रही हो? रहमान ने रुबानिया का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। तुम दोनों यहाँ रहो, हम आते हैं, रहमान ने कहा। फिर अली और रहमान रेस्टोरेंट के बाहर गए। अभी उन्होंने बाहर कदम रखा ही था जब बाहर खड़ी गाड़ियों में से एक के बाद एक आदमी निकले और उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दी। नादिश एक गाड़ी के ऊंड में छुप कर जवाबी कार्रवाई करने लगी, जबकि रहमान और अली भी उसका साथ दे रहे थे। रुबानिया, ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, निमरा ने रुबानिया के पीछे होते हुए कहा। तुम इतना डरती क्यों? रुबानिया ने गुस्से से निमरा को देखते हुए पूछा। रुबानिया, तुम सोच रही हो ना, तुम रहने दो। नादिश है बाहिर, रहमान है और दूसरा वो लड़का भी है, संभाल लेंगे वो, तुम्हें ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे यार, इतने दिनों बाद तो मौका मिला है। रुबानिया ने कहकर अपने बैग में हाथ डाला और मखसूस चीज मिलने पर मुस्कुराई। दोनों हाथों पर दस्ताने चढ़ाती वो रेस्टोरेंट से बाहर निकली। आसपास के हालात का मुआयना किया तो 10 से 15 लोग थे। रुबानिया ने अपनी आईब्रो झुकाई और हाथ हवा में करती एक आदमी की जानिब किया। इसमें से एक छोटी सी नुकीली चीज निकली और इस आदमी की गर्दन में जा लगी और वो आदमी वहीं गिर गया। लोग अपनी दुकानें बंद करके भाग चुके थे। हर तरफ लोगों का शोर गूंज रहा था। 15 मिनट के बाद वो आदमी जमीन पर गिरे हुए नजर आ रहे थे। कुछ आदमी मर चुके थे तो कुछ रुबानिया ने भी बेहोश कर दिए थे। 4 आदमी गाड़ी से निकले, जिनमें से 2 रहमान और अली पर गोलियां चला रहे थे और बाकी 2 नादिश और रुबानिया की जानिब बढ़े। अली और रहमान का ध्यान दूसरे आदमियों पर था। इससे पहले वो आदमी नादिश और रुबानिया को कुछ करते, नादिश और रुबानिया गाड़ी की बोनट पर हाथ रखकर हवा में उछली और दोनों के पांव उन 2 आदमियों के मुंह पर लगे, जिसके बायस वो जमीन बोस हो रहे थे। अली और रहमान उनकी जानिब बढ़े और उन 2 आदमियों को उठाकर गाड़ी में डाला। घर पहुंचकर कॉल कर देना, रहमान नादिश को कहता वहां से आगे बढ़ा, जबकि अली भी रहमान के साथ था। चले मेरी जान, नादिश ने रुबानिया को देते हुए कहा। रहमान के बढ़ते कदम रुके थे और रुबानिया को देखा, फिर मुस्कुराकर सर नफी में हिलाता आगे बढ़ा। अली पहले एक गाड़ी में बैठ चुका था। नादिश और रुबानिया निमरा को लेकर घर की तरफ रवाना हुई। चेहरे पर हनूज मुस्कुराहट कायम थी। इस चीज से अनजान के घर पर उनके क्यामत बर्पा हुई है। रुकैया बेगम जायदा के साथ जुबैर के पास खड़ी थी। जुबैर को अभी तक होश न आया था। उसका पूरा जिस्म पट्टियों में झगड़ा हुआ था। जुबैर को होश आया तो रुकैया बेगम तड़प कर जुबैर की जानिब बढ़ी। मेरा बच्चा, क्या हुआ है तुम्हें? कैसे हुआ? किसकी नजर लग गई मेरे बच्चे को? हाय, किसकी नजर खा गई? रुकैया बेगम रोते हुए बोली। जुबैर ने एक नजर उठाकर रुकैया बेगम को देखा, फिर साथ खड़ी अपनी खाला और खालू को एक दर्द भरी मुस्कुराहट चेहरे पर नुमाया हुई। मम्मा, किसी की नजर नहीं, मोहब्बत खा गई आपके बेटे को। आपका बेटा जिंदा नहीं रहेगा। जुबैर पर मुश्किल ये जुमला बोल पाया था। बेटा ऐसा ना बोलो, तुम ही तो मेरा आखिरी सहारा हो। तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं वैसे ही मर जाऊंगी। तुम्हारे अब्बा तो मुझे छोड़कर पहले ही जा चुके हैं। मेरा आखिरी सहारा तुम हो। रुकैया बेगम मुसलसल रोते हुए बोल रही थी। माँ, जवानी में हुई मौत लोग हमेशा याद रखते हैं। मैं चाहता हूँ मैं मर जाऊं और उसे मेरी मोहब्बत का एहसास हो। वो चीखते हुए रोया। लेकिन अफसोस, वो किसी और की हो चुकी है। उसे मेरे जिंदा होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ उसे अफसोस हो और उसको एहसास दिलाने के लिए मेरा मरना जरूरी है। ऐसा नहीं बोलो बेटा, तुम्हारी माँ मर जाएगी। रुकैया बेगम बाआवाज रोने लगी थी। मैं अल्लाह के हजूर कहूँगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? बेशक अल्लाह ने इसमें मेरी कोई बेहतरी लिखी थी, लेकिन मोहब्बत, वो तो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत थी ना। अम्मा क्यों नहीं मिली वो मुझे? जुबैर की आंखों से मुसलसल आंसू रवा थे। वह मुश्किल बोल रहा था। रुकैया बेगम की तो वो बात सुन ही नहीं रहा था। बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। जाहिद साहब ने जुबैर का हाथ पकड़ते हुए कहा। जब इश्क हो जाए ना किसी से तो उसका किसी और का हो जाना, ये सोचकर जान निकलती है, और मुझे जिससे इश्क था वो तो किसी और की हो चुकी है। मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहता। जाहिद साहब कुछ बोलते हैं। इससे पहले ही जुबैर लंबे लंबे सांस लेने लगा। रुकैया बेगम की चीखें सुनकर डॉक्टर आए। आप लोग बाहर जाएं, हमें पेशेंट को देखने दें। डॉक्टर ने उन्हें बाहर जाने का कहा तो जायदा बेगम रुकैया को लेकर बाहर आ गई और जाहिद साहब भी उनके पीछे ही बाहर आ गए। रुकैया बेगम की तो जान जा रही थी। जवान बेटा दूर जाता उस दिखाई दे रहा था। कुछ दिन पहले ही तो उसकी कलकलाहट घर में गूंज रही थी। कितना खुश था वो। रुकैया बेगम के बार बार पूछने पर भी उसने उस लड़की का नाम नहीं बताया था जिससे वो मोहब्बत करता था। हमेशा यही कहकर टाल देता था कि अम्मा मैं भी यही हूँ, वो भी यही है, मैं बहुत जल्द आपको इससे मिलवाऊंगा। अल्लाह पाक मुझ बुरी जान को उठा ले, लेकिन मेरे बच्चे को सलामत रखना। रुकैया बेगम जायदा बेगम के गले लगे रो रही थी और अपने रब से दुआ गो थी। अभी कुछ ही पल गुजरे थे जब डॉक्टर साहब बाहर आए। जाहिद साहब डॉक्टर साहब के पास गए। आई एम सॉरी, हम पेशेंट को नहीं बचा सके।
या यूं कहें कि इस पेशेंट को खुद ही जीने की तमन्ना नहीं थी। हम उसे सांस लेने का बोल रहे थे, लेकिन वो तो बस किसी का नाम ले रहा था और कह रहा था आखिरी दीदार करना है मुझे। सही कहते हैं, इश्क जैसी बीमारी किसी को ना लगे। लोग या तो जिंदा मर जाते हैं या तो इस दुनिया से ही चले जाते हैं। हमें अफसोस है, वो तो अभी सिर्फ 22 साल का नौजवान था। कैसे मोहब्बत खा गई इस बच्चे को। डॉक्टर साहब जाहिद साहब के कंधे पर हाथ रखकर कहते वहां से जा चुके थे। रुकैया बेगम बस अब खामोशी से डॉक्टर को जाते देख रही थी। अब न आंखों में आंसू थे और ना ही लब से एक बात निकली थी। वो खामोश थी। जुबैर के कहे अल्फाज रुकैया बेगम के कानों में गूंजे थे। मम्मा मोहब्बत खा गई आपके बेटे को। रुकैया बेगम की चीख गूंजी थी और उनका रोना पूरा अस्पताल देख रहा था। सबको इस माँ पर रहम आ रहा था जिसने अपना जवान बेटा गवा दिया था। आखिर इसका कसूर क्या था। मोहब्बत। रुकैया बेगम को आज यकीन आया था कि मोहब्बत किस्मत से ही मिलती है, वरना वो तो हमेशा यही कहती थी मोहब्बत अगर ना मिले तो छीन लेनी चाहिए। लेकिन वो तो अपने बेटे के लिए भी ये ना कर सके, अपने बेटे के लिए मोहब्बत छीन ले। उसकी मोहब्बत वो उसके कदमों में रख दे। इस मोहब्बत ने उसके जवान बेटे को छीन लिया था। थोड़ी देर में वो सब घर आ चुके थे। कल तक जिस घर में गाने गूंज रहे थे, हंसी किलकिलाहट गूंज रही थी, आज वहाँ रोने और चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जहाँ का रक्स किया जा रहा था, आज वहाँ मैयत पड़ी थी। एक जवान बेटा अपनी मोहब्बत के साथ निकला था और अपनी मोहब्बत के साथ साथ अपनी ज़िंदगी भी हार गया था। जुबैर का चमकता चेहरा देखकर सबकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो तीनों मोहल्ले में दाखिल हुई तो अपने घर के सामने लोग जमा देखकर रुबानिया को कुछ गलत होने का महसूस हुआ। नाजिश, रुबानिया और निमरा इस हजूम को चीरती घर में दाखिल हुई तो सामने पड़ी मैयत को देखकर रुबानिया ने नाजिश का सहारा लिया। चमकता चेहरा, चेहरे पर हनूज मुस्कुराहट वैसे ही कायम थी। चेहरे पर सूजन थी, सर पर लगी चोटें जिससे पर अभी तक पट्टी बंदी थी। रुबानिया की चीख गूंजी तो सबकी नजर उसकी जानिब उठी। नहीं जुबैर उठो। रुबानिया इससे पहले जुबैर की मैयत को पकड़ती नाजिश पकड़ चुकी थी। उठो जुबैर, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम इतनी बड़ी सजा नहीं दो मुझे, अपना गुनाहगार कर गए हो। उठो। इसकी चीखें पूरे घर में गूंज रही थी। वो मैयत की तरफ भाग रही थी, लेकिन नाजिश मजबूती से थामे अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। जबकि दीवार का सहारा लिया निमरा खामोश खड़ी थी। रहमान और अली जो कि USB लेने के लिए नाजिश के पास आए थे, लेकिन घर का माहौल देखकर शदीद हैरत का झटका लगा था। रुबानिया को चीखते देखकर रहमान उसकी जानिब बढ़ा। नाजिश को तो अब अपना आप संभालना मुश्किल लग रहा था। रुबानिया, इसमें अल्लाह की मर्जी शामिल थी। तुम इसके लिए दुआ करो। ऐसे नहीं करो, नहीं रो। ऐसा मुझे तकलीफ हो रही है। तुम्हें ऐसा रोता देखकर नाजिश अब रोने लगी थी। रुबानिया को रोते देखकर वो बार बार उसके आंसू साफ करती और उसको अपने सीने से लगाई खड़ी थी, लेकिन रुबानिया वो किसी की सुन ही नहीं कहा रही थी। इसकी बस चीखें घर में गूंज रही थी। थोड़ी देर पहले जहाँ रुबानिया के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आज दुख था, तकलीफ थी। रहमान ने आगे बढ़कर रुबानिया को पकड़ा। रुबानी बिना सोचे समझे इसके सीने से लगी। इससे पहले नाजिश जमीन बोस होती, अली ने उसे कंधे से थामा। नाजिश ने अपना चेहरा अली के सीने में छुपाया। अली ने नागवारी से उसे देखा, फिर मौके की नज़ाकत को समझते खामोश हो गया। उससे बोलो खामोश हो जाए, नहीं दे खुद को तकलीफ। मुझे तकलीफ हो रही है, उसे तकलीफ में देखकर मैं मर जाऊंगा। नाजिश अली के सीने में मुंह छुपाए मुसलसल रोते हुए बोल रही थी। रुबानिया की चीखें बंद हुई तो अगले ही लम्हे रुबानिया रहमान के हाथों में झूल गई। दूसरी तरफ नाजिश की सिसकियां और आवाज़ भी बंद हुई। अली ने नाजिश का चेहरा अपने सीने से निकालना चाहा तो वो ज़मीन बोस हो गई। उसने हैरत से ज़मीन पर पड़ी नाजिश को देखा और फिर रुबानिया को। रहमान रुबानिया को अपनी बाहों में उठाया। जाहिद साहब ने रुबानी के कमरे का रास्ता दिखाया तो रहमान रुबानिया को अपनी वहाँ में उठाए कमरे की जानिब भागा। जाहिदा बेगम और जाहिद साहब तो नाजिश के पास थे। अपनी सगी बेटी को छोड़ो, वो नाजिश के पास बैठे उसकी फिक्र में थे। जाहिद, डॉक्टर को बुलाएं, देखे ना मेरी बच्ची को क्या हुआ। उठो नाजिश, उठो ना, अपनी माँ को तंग नहीं करो ऐसे। देखो ना तुम्हारी माँ बहुत ही तकलीफ में, और तंग नहीं करो, उठ जाओ। जाहिदा बेगम रोते हुए मुसलसल बोल रही थी। अली ने आगे बढ़कर नाजिश को अपनी बाहों में उठाया तो जाहिदा बेगम भी अली के पीछे ही चली गई, जबकि जाहिद साहब मोबाइल कान को लगाते बाहर की जानिब बढ़े। थोड़ी देर में नमाज जनाजा पढ़ाई गई और मैयत को सुपुर्दे हाक कर दिया गया। रुकैया बेगम को तो अब होश ही ना था। वो बस एक जगह आंखें मूंद कर खामोश बैठी थी। नाजिश और रुबानिया को भी अभी तक होश न आया था। रहमान तो रुबानिया को अकेला छोड़कर जाने के लिए तैयार ना था, लेकिन जाहिद साहब के समझाने पर वो दोनों वहाँ से चले गए। इन सब में एक और वजूद भी था जिससे सब अनजान थे, जिसकी तकलीफ किसी को नजर ही ना आई थी। वो भी कुछ हार चुका है। अली ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा तो सामने सोनिया को देखकर माथे पर बेशुमार बल नुमाया हुए वो उसके कुत्ते के पास बैठी उसके बाल सहला रही थी और उसे बिस्किट खिला रही थी। अली गुस्से से उसकी जानिब बढ़ा और सोनिया का हाथ पकड़कर उसे कुत्ते से दूर फेंका। क्या मसला है तुम्हारे साथ, क्या करने आई हो तुम यहाँ पर। अली गुस्से से धाड़ा। सोनिया अली की जानिब बढ़ी और मुंह झुकाई खड़ी हुई। तुम्हारे कपड़े मैंने प्रेस कर दिए हैं, जब देखा तो तुम्हारी सिगरेट भी खत्म थी तो वो भी मैंने लाकर रख दी, और तुम्हारी गाड़ी जो कि आगा के पास थी वो भी मैं ले आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें पसंद आएगा, क्योंकि तुम्हें अपना हर काम वक्त पर चाहिए होता है। हाँ, मुझे हर काम मेरा वक्त पर चाहिए, लेकिन जिसे मैं कहूँ वो करके दे। मुझे और मेरी चीज़ों को यह हरगिज़ पसंद नहीं कि कोई मेरी इजाज़त के बिना मेरे कपड़े, मेरे सिगरेट, मेरी गाड़ी, मेरे कुत्ते को हाथ लगाए। मेरी हर चीज़ से दूर रहो, ख्वाह वो जानदार हो या बेजानदार।
वो गुस्से से कहता अपने कुत्ते के बेल्ट को पकड़कर अपने कमरे में जा चुका था, जबकि पीछे खड़ी सोनिया हैरत से अली को जाता देख रही थी और आंखों में आंसू लिए वहां से बाहर भाग गई। रुबानिया और नादिश की जब आंख खुली तो घड़ी सुबह के 12 बजा रही थी। नादिश, वो मेरी वजह से, सब मेरी वजह से हुआ है, मैं क्या करूं? रुबानिया नादिश का हाथ पकड़े फिर रोने लगी थी। तुम ऐसे रो रही हो ना तो मुझे तकलीफ हो रही है, खुदा का वास्ता ऐसा नहीं करो, ऐसे खुद को तकलीफ नहीं दो। नादिश की आंखों से आंसू बहने लगे थे। नादिश ने कमरे में नजर दौड़ाई तो निम्रा नजर न आई। परेशानी से कंबल खुद से हटाती बेड से नीचे उतरी और पाँव में चप्पल अड़ेसी। निम्रा कहाँ है? नादिश ने रुबानिया से सवाल किया। रुबानिया का ध्यान अब निम्रा की जानिब गया। मम्मा, अब्बू, हसनैन। रुबानिया बारी बारी सबको बुलाने लगी। सब परेशानी से कमरे में दाखिल हुए। जाहिद साहब रुबानिया की जानिब बढ़े और जाहिदा बेगम नादिश की तरफ, और परेशानी से नादिश के माथे पर हाथ रखा। ठीक होना, तुम दोनों जान निकाल दी थी, कितना परेशान करती हो अपनी इस बूढ़ी माँ को। जाहिदा बेगम रोते हुए बोली। मामा, आप फिक्र ना करें ना और रोना बंद करें। नादिश ने जाहिदा बेगम के आंसू साफ किए। निम्रा कहाँ है? नादिश ने जाहिदा बेगम के हाथ थामते हुए पूछा। बाहर है हमारे साथ, जाहिदा बेगम ने कहकर नादिश को बेड पर बिठाया। तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं तुम लोगों के लिए खाना लेकर आती हूँ, कल से तुम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। जाहिदा बेगम कहकर कमरे से बाहर निकल गई। नादिश भी पीछे ही कमरे से बाहर आई और निम्रा को ढूंढने लगी। वो घर के एक साइड हाथ में बुक लिए सोफे पर बैठी थी। निम्रा, कुछ खाने के लिए ले आओ, नादिश ने कहा। निम्रा ने एक नज़र नादिश को देखा और खामोशी से उठकर किचन की जानिब बढ़ी। नादिश ने निम्रा का हाथ पकड़ा। निम्रा ने नादिश की जानिब देखा और उसके हाथ से अपना हाथ आज़ाद करवाकर किचन में चली गई, जहाँ जायदा बेगम पहले से ही नादिश वालों के लिए खाना निकाल रही थी। नादिश ने कुछ ना बोला, मुनासिब समझा और वापस कमरे में चली गई। कहाँ है निम्रा? ठीक तो है ना? निम्रानिया ने फिक्रमंदी से पूछा। हाँ ठीक है, लेकिन खामोश है, मैंने पुकारा भी, वो हमेशा पुकारने पर पूछती है क्या हुआ है, कोई काम है, तबीयत का पूछ लेती है, लेकिन आज तो वो भी नहीं। नादिश ने परेशानी से बेड पर बैठते हुए पूछा। पापा भी बता कर गए हैं कि कल से वो अलग अलग है, खामोश है, पता नहीं क्या हुआ है उसको। वो तो जब वो कमरे में आएगी तभी पूछेंगे क्या हुआ है। तुम उठो, उठकर फ्रेश हो जाओ, मेडिसिन लो, तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। नादिश खड़े होते हुए कहा। मैडम, अगर याद हो तो तबीयत आपकी भी ख़राब है, कल से बेहोश आप भी थी, तुम पहले फ्रेश हो जाओ, मैं बाद में फ्रेश हो जाऊंगी। रुबानिया ने कहकर आंखें मूंद ली। नादिश वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। अली सुबह उठा तो घर में कोई भी मौजूद नहीं था। शुक्र का सांस लेते हुए रहमान से मिलने के लिए चला गया। वो इस वक्त रहमान के कमरे में मौजूद था, लेकिन रहमान तो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था। अली को जब सब्र करना मजीद मुश्किल लगने लगा तो उठकर रहमान के पास आया और साइड टेबल पर पड़ा जग उठाकर रहमान के ऊपर गिरा दिया। रहमान उठ बैठा और मूंदा मूंदी आंखों से अली को देखने लगा। तुम जहाँ, तुम्हें कोई और काम नहीं है, हर वक्त मेरे सर पर सवार रहते हो। रहमान गुस्से से कहता वापस लेट गया। अली ने गुस्से से आंखें भींची और रहमान को गिरबान से पकड़कर खड़ा किया। तुमने कहा था वो लड़की हिंदू है, लेकिन वो लड़की हिंदू नहीं है, राइट? अली ने एक एक लफ्ज़ चुबा कर अदा किया। वो लड़की हिंदू ही है। रुबानिया मेरी मनकूहा उसे प्यार से नादिश कहती है, क्योंकि वो उसके लिए अहमियत रखती है। तुम्हें लगता है कोई आम दोस्त अपनी दोस्त के निकाह पर 3 करोड़ रुपए का सदका दे सकता है, या यूं कहो कि पूरे 10 करोड़ रुपए जो उसने उसके ऊपर खर्च कर दिए? हो सकता है ऐसा? और वह लड़की खुद को सिर्फ इसीलिए नादिश कहती है क्योंकि रुबानिया यानी मेरी मनकूहा को यह नाम पसंद है। हिंदू है वो वैसे। रहमान गुस्से से कहता पीछे हुआ और बेड पर बैठ गया। चल क्या रहा है यहाँ पर? मैं जितना चाह रहा हूँ मैं इन सब चीज़ों से दूर हूँ, मुझे मजीद इन चीज़ों में घसीटा जा रहा है। वो वीडियो और वह तस्वीरें भी यकीनन इसी यूएसबी में होंगी। इस लड़की से लेकर दो मुझे, वो यूएसबी और वो सोनिया, वो यहाँ आ चुकी हैं। कल तो वो मेरे घर तक पहुँच गई। क्या सोनिया यहाँ आ गई है? वो कल तुम्हारे घर पर थी और फिर रात को। रहमान ने आईब्रो उचकाई। अपनी बकवास बंद रखो ना, पहले हमारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता था ना, अब कभी होगा। अली ने गुस्से से कहा और अपना माथा रब करने लगा। अच्छा ना, छोड़ो ना, नाश्ता किया है तुमने? तुम्हें नाश्ते की सोच रही है? पहले बताओ, ये बताओ चल क्या रहा है? वो यूएसबी इस लड़की के पास कैसे पहुंची? ये तो हम उससे पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से वो यूएसबी तो आगा के किसी खास आदमी के पास थी। देखो, तुमने अगर मुझे इन सब चीज़ों से दूर रखा है और चाहते हो कि मैं दूर रहूँ इन सब चीज़ों से, तो तुम मुझे एक एक मिनट की खबर दिया करो, इससे पहले कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो और मैं वापस अपनी इसी हरकतों पर वापस आऊँ। मुझे सही तरीके से ये बताओ कि इस लड़की के पास ये यूएसबी कहाँ से आई, और इस सोनिया को यहाँ से जल्दी से चलता करो, वरना यह ना हो कि मैं कत्ल कर बैठूँ। मैं गया था आगा के पास, की है बात मैंने प्यार से। नहीं समझ रहा, अब ये तुम्हारा मामला है, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। रहमान ने मुस्कुरा कर कहा और अली के कंधे को थपथपाकर वाशरूम की जानिब बढ़ गया। अली ने आंखें भींची। ये खौफनाक मंजर अली की आंखों के सामने लहराया। दिमाग की रगें उभरी, आंखें खोली तो आंखें लाल हो रही थी। वह खामोशी से कमरे से बाहर निकल गया। रमज़ा की आंखें खुली तो खुद को एक
अंधेरे कमरे में पाया, हाथों पर रस्सी बंधी थी और मुंह पर जगह जगह निशान थे। उसे कल का वक्त याद आया जब वो घर की तरफ जा रही थी और उसकी गाड़ी पर हमला हुआ था। कल जब रेहान और रिदा और रमजा को छोड़ने के लिए उनके घर जा रहा था, तब रास्ते में अचानक कुछ गाड़ियां उनकी गाड़ी के आगे रुकी। रेहान गाड़ी से बाहर निकला, कुछ आदमी उनकी गाड़ी के पास आए। इससे पहले रेहान कुछ करता, सामने से आने वाले आदमी ने एक स्प्रे निकाला और रेहान के मुंह पर किया। रमजा और रिदा गाड़ी से बाहर निकली, कुछ आदमी ने आकर उन्हें पकड़ा और स्प्रे किया और वो दोनों बेहोश हो गए और उनके हाथों में झूल गई। आज जब आंख खुली तो खुद को अंधेरे कमरे में पाया। कोई है यहाँ, खोलो मुझे। रमजा गुस्से से धाड़ी, उसकी धाड़ किसी साथ में बंदी। रिदा की आंख खुली तो मुंदी मुंदी आंखों से आसपास देखा, जहां 3 कुर्सियां थी। सामने कुर्सी पर रेहान को बांधा गया था। रेहान के होंठ के पास खून जमा हुआ, जबकि चेहरे पर जगह जगह मारने के निशान थे। रेहान, रमजा ने रेहान को पुकारा, लेकिन रेहान वैसे ही बेसूद, कोई हरकत ना हुई उसके जिस्म में। उसकी नींदें पूरी नहीं हो रही हैं। रमजा अपने हाथों को खोलने की कोशिश कर रही थी। क्या हो गया है रमजा? बेवकूफ़ लड़की नींद में नहीं है, वो बेहोश है। देख नहीं रही हो कि कितनी चोटें उसको लगी हुई हैं? लेकिन मजाल है तुम्हें ज़रा सी भी अपने शोर की परवाह हो। मुझे लग रहा है तुम्हें मुझसे ज़्यादा परवाह है उसकी। अगर हाथ खुले होते ना, एक मुक्का मैं मुंह पर जड़ देती तुम्हारे, तो पता चल जाता कि शोर किसका है वो और परवाह किसको करनी चाहिए। रमजा, तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो। देख रही हो, कल जब घर से भी निकली थी तो हमारा बिहेवियर ऐसा ही था। मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्या चाह रही हो तुम? हाँ, रिदा मुसलसल हाथ हिलाते हुए बोल रही थी। रिदा, मजीद मेरा दिमाग ख़राब नहीं करो और किसी तरीके से इसको उठाओ, वरना मैं यहीं से टांग उसके मुंह पर मारूंगी ताकि ये नीचे गिर जाए। जबकि हमारी आँख खुल सकती है तो इसकी क्यों नहीं? यकीनन इसकी वजह से कुछ हुआ होगा। जब तक हमें यह मालूम नहीं होता कि हमें यहाँ कौन लाया और किसके लिए लाया है ना, तुम ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ाम नहीं लगाओ उस पर। रिदा, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है उसकी? शोहर मेरा है, मुझे करनी चाहिए फिक्र उसकी। तुम लोग तो ऐसे लड़ रही हो जैसे तुम लोगों का आपस में कोई रिश्ता ही नहीं है। बाहर से अंदर दाखिल होते हुए एक आदमी ने कहा। रमज़ा ने गुस्से से इस आदमी की तरफ देखा और उसके पीछे आते कुछ आदमियों को। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों रखा है तुम लोगों ने? रमज़ा गुस्से से धाड़ी। सब्र करो, बता देंगे, इतनी भी क्या जल्दी है? और तुम तो कह रहे थे ये लोग एक दूसरे के लिए जान देते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि इन्हें एक दूसरे के मर जाने से भी फर्क पड़ेगा। सामने खड़े आदमी ने पीछे मुड़कर दूसरे आदमी से पूछा। साहब, मालूम करने पर तो यही मालूम हुआ था कि ये एक दूसरे के लिए जान देती हैं। मुझे लग रहा है तुम गलत लड़कियों को उठा लाए हो। उठाओ उनको, वापस फेंक कर आओ जहाँ से लेकर आए हो। वो आदमी कहता है बाहर की जानिब बढ़ने लगा। क्या मतलब है तुम्हारे? किसके लिए लेकर आए हो तुम हमें यहाँ पर, और किसको उठाने के लिए तुम गए थे? रमज़ान ने गुस्से से पूछा। तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए लड़की, अपना मुंह बंद रखो, बहुत जुबान चलती है तुम्हारी। इससे पहले मैं ये जुबान काट दूँ। वो आदमी कहकर कमरे से बाहर निकल गया। जहाँ तक मुझे मालूम है यही है वो लड़कियाँ जो उनके साथ अक्सर देखी जाती थी। खैर, अगर बॉस ने कह दिया कि इनको वापस छोड़कर आओ तो छोड़कर आना पड़ेगा, लेकिन जानते हो ना कैसे छोड़कर आना है? वहाँ खड़े एक आदमी ने कहा तो पास खड़े कुछ आदमी इस बात में सर हिलाने लगे। वो आदमी बाहर निकलता इससे पहले उनमें से एक आदमी बोला था। साहब जी, लड़कियां हैं और कुछ दिनों से हमारा बाहर जाना भी मना है, तो अगर आप इजाज़त दे तो। इनमें से एक आदमी बोला। रिदा ने फटी फटी आंखों से इस आदमी को देखा। हाँ हाँ बेटा, तुम हाथ खोलो, मज़े ऐसे दूंगी कि सारी ज़िंदगी याद रखोगे। रमज़ा गुस्से से कहा और फिर रेहान की जानिब देखा जो अब भी बेहोश था। और तुम क्या यहाँ पर सोने के लिए आए हो? रमज़ा गुस्से से रेहान की कुर्सी पर टांग मारते हुए कहा। रेहान की जिस्म में हरकत हुई। हाँ, जो करना है करो, जुबान बहुत चलती है इसकी, लेकिन ध्यान रहे कि ये लोग जिंदा नहीं जाने चाहिए और वापस। और ये लड़का तो बेहोश है, इससे पहले ये होश में आए इसे वही फेंका जहाँ से इसको लेकर आए थे। आदमी कहकर कमरे से बाहर निकल गया। चलो, हमारा भी इंतजाम हो गया, आज की रात तो जश्न होगा। जश्न? इनमें से एक आदमी हंसते हुए बोला और मकारी से रिदा के होंठ को छुआ। इससे पहले वो कोई बेबाकी करता, रमज़ान ने अपनी टांग हवा में की और उसके मुंह पर मारी। वो आदमी इसके लिए तैयार ना था, इसलिए दूर जा गिरा। रमज़ा अपने हाथों को मसलती खड़ी हुई। आ तुझे मजा दूं, वो अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को मसलते हुए बोली। पीछे खड़े आदमी की जानिब बढ़ी। रमज़ान ने एक पाँव अपनी कुर्सी पर और दूसरा पाँव हवा में करते एक टांग एक आदमी के सीने में मारी और दूसरे के ऊपर मुक्का मारा तो वो आदमी नीचे ज़मीन पर गिर गया। रमज़ान ने रेहान के हाथ खोले जो अब भी वो गुनूदगी में था, फिर बाकी आदमियों की जानिब बढ़ी। रमज़ान ने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और वहाँ खड़े हर आदमी के सर में मारी, जिसके बायस वो बेहोश हो गए। वो वहाँ ज़मीन पर पड़े बाकी 3 आदमियों की जानिब बढ़ी और उनमें से एक आदमी का गिरबान पकड़ा और खड़ा किया। अब जल्दी जल्दी से बताओ, तुम किसको लेने गए थे और किस लिए? गंगा नाम की कोई लड़की है जिससे किसी चीज़ का बदला लेना चाहते हैं और उनकी कोई ज़रूरी चीज़ उनके पास है, वो चीज़ चाहिए मेरे बॉस को। हमारे पास को लगा था कि तुम लोग उसकी खास दोस्त हो, अगर तुम लोगों को यहाँ लेकर आए तो तुम्हारे ज़रिए हम उससे काम करवा सकते हैं। तुम लोग उठा कर तो सही लड़कियों को लाए हो, लेकिन अपने बॉस को ये इतना बता देना कि आइंदा हम पर हाथ डालने की गलती की तो इसका वो हाथ उखाड़ कर फेंक देंगे। शायद वो गंगा को नहीं जानते। कौन है वो लड़की? वो जिंदा इंसान खा जाने वाली लड़की है। अगली बार हमला करो तो बच्चों की तरह नहीं करना, ये कंचे खेलने वाला
खेल नहीं है जिसको इतना आसान समझे। अपने बॉस का नाम बताओ, क्या नाम है उसका? रमज़ा धाड़ी। वो हमें मार देगा अगर हमने नाम बताया तो। वो आदमी डरते हुए रमज़ा से पीछे हुआ। अगर तुम नहीं बताया तो मैं अभी मार दूंगी। रमज़ा ने अपने सीधे हाथ में पकड़ी रॉड को गोल घुमाया और उसके सर में मारी तो वो आदमी वहीं गिर गया और दूसरे आदमी की जानिब बढ़ी जो ये सब देख रहा था। क्या तुम बताना पसंद करोगे नाम क्या है उसका? रमज़ा ने कहकर आईब्रो चुकाई तो वो आदमी नफी में सर हिलाता पीछे हुआ और रमज़ा मुस्कुराया और उसके सर में भी रॉड मारा। तीसरे आदमी की जानिब बढ़ी और यकीनन तुम मेरे हाथ से मरना पसंद नहीं करोगे। वो घुटनों के बल उस तीसरे आदमी के पास बैठी। कादिर खान नाम है उसका। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो आदमी रमज़ा से पीछे होते हुए बोला। हाँ जाओ, किसने रोका है? लेकिन ये तोहफा लेकर जाओ। रमज़ा ने वो रॉड उस आदमी के गले पर मारी और रॉड वहीं पर फेंकी। फिर रिदा की जानिब बढ़ी। तुमने अपने शोर के हाथ खोल दिए लेकिन अपने दोस्त पर जरा सा भी तरस नहीं आया ना कि मेरे हाथ खोल दूं। शोर के भी हाथ खोलने का क्या फायदा? देखो कैसे ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहा है निकम्मा इंसान। रमज़ा कहती रेहान की जानिब बढ़ी। बार बार पुकारने और हिलाने पर भी जब होश में न आया तो रमज़ा पानी तलाश करने लगी। पानी मिलने पर रेहान के मुंह पर मारा तो वो होश में आया। आंखें खोलकर रमज़ा की जानिब देखा तो माथे पर बेशुमार बल नुमाया। हम यहाँ कैसे? हम तो घर जा रहे थे ना। फिर हम जहाँ? रेहान ने आसपास देखकर अपने सर पर हाथ रखा जहाँ चोट लगी थी। ये ड्रामे ना तुम अपने घर जाकर करना। अब चलो यहाँ से चलते हैं, इससे पहले वो लोग वापस आ जाएं। रमज़ा रिदा का हाथ पकड़ती बाहर निकल गई तो रेहान भी पीछे चलने लगा। रिदा वाले कमरे से बाहर निकले तो आसपास देखा वही छोटा सा कमरा था जिसके बाहर कुछ ही कच्चे घर थे। वहां से खड़े होकर रोड साफ दिखाया जा सकता था। तुम अगर घर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, हम लोग नादिश के पास जा रहे हैं। रमज़ा ने रिदा का हाथ छोड़ते हुए कहा। इतनी भी जल्दी क्या है इसके पास जाने की? बाद में चली जाना। अभी अपनी हालत देखो, इस हालत में तुम कहीं नहीं जा सकती। रेहान गुस्से से कहता आगे बढ़ा। मैंने जितना कहा है इतना करो, घर जाओ, बैंडेज करो अपनी, हम लोग शाम तक वापस घर आ जाएंगे। रमज़ा बिना रेहान की कोई बात सुने रिदा के साथ वहां से जा चुकी थी जबकि रेहान गुस्से से रमज़ा को जाते देख रहा था।